गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने सेक्युलर स्टेट के बारे में पढ़ा था और जो कम्युनलिज्म जो होता है उसके बारे में पढ़ा था। जो कम्युनलिज्म है ये जो बेस्ड रहता है रिलीजियस बेसिस, और इस पर जब कम्युनल पॉलिटिक्स होती है तो उससे क्या होता है कि देश में रायट्स हो सकते हैं। ओके, तो इसको हमने एग्जाम्पल के तौर पे पढ़ा समझा था कि आयरलैंड में अगर ये कम्युनल पॉलिटिक्स हुई थी तो वहाँ पे काफ़ी हिंसक रूप ले चुकी थी। फिर उसके बाद में वहाँ की गवर्नमेंट ने मिलकर काम किया और इस जो भी इशू था उसको रिजॉल्व किया। फिर उसके बाद में हमने हमारे देश का एग्जाम्पल पढ़ा था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, जब पार्टीशन हुआ था भारत और पाकिस्तान का, उस दौरान भी बहुत सी जगह कम्युनल राइट्स और लाखों जिंदगी ऊपर इसका इफेक्ट पड़ा। अब इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने के लिए हमारे कंट्री ने अपने देश को, भारत के संविधान को इस तरीके से डिज़ाइन किया कि वो किसी भी रिलीजन को फेवर ना करे और किसी भी ऑफिशियली कोई रिलीजन हमारे देश का ना हो। इस वजह से इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में, वाइल फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, इन्होंने इंडिया को एज ए सेक्युलर स्टेट डिक्लेयर किया और कॉन्स्टिट्यूशनली, और किसी भी स्टेट का कोई भी व्यक्तिगत रिलीजन या उसका ऑफिशियल रिलीजन नहीं हो सकता, ना ही देश का हो सकता। हमने अदर कंट्रीज़ का हमने एग्जांपल लिया था, जिसमें हमने ब्रिटेन का लिया था, तो वो एक क्रिश्चियन जो उनका ऑफिशियल जो रिलीजन था वो क्रिश्चियन था, पाकिस्तान का इस्लाम था, और श्रीलंका का हमने बुद्धिज्म जो है वो उनका ऑफिशियल रिलीजन है। बट लेकिन हमारे देश का कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। इसके बावजूद भी कॉन्स्टिट्यूशनली इंडिया को एज ए सेक्युलर स्टेट घोषित करने के बाद भी आज भी जब ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इलेक्शन होता है, सो मेनी पॉलिटिकल पार्टी जो होते हैं वो रिलीजियस बेस्ड पॉलिटिक्स करते हैं और लोगों को रिलीजन ने मतलब हम ये बोल सकते हैं उनके फीलिंग्स के साथ इनको रिलीजियस जो भावनाएं होती है उसको खिलवाड़ करके और इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं ताकि उनकी पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा वोट मिल सके। ऐसी एक और प्रॉब्लम होती है, अभी हमने रिलीजियस बेस्ड पढ़ी थी, इससे पहले जेंडर बेस्ड पढ़ी थी, फिर रिलीजियस बेस्ड पढ़ी थी। एक और प्रॉब्लम होती है विद इन द रिलीजन, जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होता है उस पर जो पॉलिटिक्स करी जाती है वो भी कहीं ना कहीं एक अच्छे हेल्दी सेंस नहीं होती है किसी भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के लिए। वी हैव सीन टू इंस्टेंसेस ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ सोशल डिवीजन इन द एरेना ऑफ पॉलिटिक्स, वन लार्जली पॉजिटिव एंड अदर लार्जली नेगेटिव। ओके, आज अभी तक हमने दो इंस्टेंसेस पढ़ रखे हैं, एक हमने जेंडर बेस्ड पॉलिटिक्स पढ़ा और एक हमने रिलीजियस बेस्ड पॉलिटिक्स पढ़ा, और दोनों की अपने अपने पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी हैं। आज जो है हमारा पहला टॉपिक है वो है कास्ट इनइक्वालिटीज। अनलाइक जेंडर एंड रिलीजन, कास्ट डिवीजन इज स्पेशल टू इंडिया। जस्ट लाइक इंडिया में जेंडर और रिलीजियस बेस्ड डिविजन है, वैसे ही कास्ट बेस्ड डिविजन भी है। ऑल द सोसाइटीज हैव सम काइंड ऑफ सोशल इनइक्वालिटी एंड सम फॉर्म ऑफ डिविजन ऑफ लेबर। और हर सोसाइटी, हम बोल सकते हैं हर एक रिलीजन में लगभग वहाँ पर क्या होता है, उनके जो सोसाइटीज होती है वहाँ पर डिफरेंट डिविजन्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर कास्ट और ऑन द बेसिस ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर, कि वो किस तरीके का काम वो करते हैं, उस बेसिस पे भी उनकी कास्ट डिफाइन की जाती है। इन मोस्ट सोसाइटीज ऑक्यूपेशन आर पास्ड ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। इन मोस्ट ऑफ द सोसाइटीज जो होती है, जो उनका जो ऑक्यूपेशन होता है, जो भी वो काम कर रहे थे, वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ट्रांसफर मतलब पास हुई भी रहती है। कास्ट सिस्टम इज एन एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ दिस, और इसी ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन कई बार कास्ट सिस्टम बनाया जाता है और कई बार बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम तरीके से इस फॉर्म में दिखा जाता है कास्ट का, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा होता है किसी पीढ़ी या फिर किसी परिवार को स्पेसिफिक काम कर रहा है तो उनको फोर्स किया जाता है कि आप यही काम कर सकते, इससे आगे आप नहीं बढ़ सकते हैं। कहीं स्पेशली जहाँ पे बैकवर्ड एरियाज़ हैं या फिर बैकवर्ड विलेजेस हैं हमारे देश में, आज भी ऐसी जगह हैं जहाँ पर सपोज कीजिए कोई एक पर्सन एक बार्बर है और उसका अगर बेटा अगर बार्बर ना बनते हुए कुछ और करना चाहता है, तो वहाँ की जो विद इन देयर उनके समाज में, विद इन देयर सोसाइटीज और विद इन देयर रिलीजन काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, काफ़ी उनको प्रेशराइज किया जाता है कि नहीं ये जो है आपका जो काम है ये हायरार्चिकल है, आपकी पीढ़ी से चलता रहा, आपको भी इसी को कंटिन्यू करना है। तो ये हर जगह प्रिवेल नहीं है इंडिया में, पर लेकिन मोस्ट ऑफ द प्लेसेस, स्पेशली द बैकवर्ड प्लेसेस इन आवर कंट्री जहाँ पर अभी भी कास्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा प्रिवेल है, वहाँ पर इस टाइप के डिविजन्स देखने को मिलते हैं। What makes it different from other societies is that in this system hereditary occupational division was sanctioned by ritual। अब ये जो सिस्टम है ये कहना कि हमारे एंशियंट टाइम में जो वर्णा सिस्टम था
उसमें था। पर लेकिन वर्णा सिस्टम की एक खास बात ये थी कि वो कभी भी हिरार्चिकल नहीं था, यानी कि उसको हिरार्चिकल कभी नहीं बनाया गया था कि अगर एक पर्सन है तो उसका बेटा भी वही बनेगा। पर लेकिन आगे आगे जैसे सोसाइटीज़ डेवलप होती गई तो ये जो है इसमें जो है ये हिरार्चिकल बनता गया, मतलब कि खानदानी बनता गया कि अगर कोई पर्सन स्पेसिफिक राजा है तो राजा का बेटा राजा बनेगा, अगर कोई मर्चेंट है यानी कि बिजनेस पर्सन है तो वो केवल व्यापार से रिलेटेड ही उसकी पीढ़ी काम करती आए। फिर उसी बेसिस पर भी कुछ रिचुअल सैंक्शन किए गए कि नहीं पर्टिकुलर कास्ट जो है इस टाइप के रिचुअल्स करेगा, पर्टिकुलर कास्ट में इस टाइप के रिचुअल्स होते हैं। ओके, मेंबर्स ऑफ द सेम कास्ट ग्रुप वर सपोज टू फॉर्म सोशल कम्युनिटी। अब जो सेम कास्ट ग्रुप के होते हैं उनकी एक सोशल कम्युनिटी बनती है, तो उनके अंदर जितने भी ट्रेडिशन करते हैं, उनके जो भी फंक्शंस होते हैं वो लोग साथ मिलकर करते हैं। कोई पूजा हो गई, कुछ हो गई, शादी ब्याह हो गई, तो वो विद इन दैट कास्ट ही वो लोग शादी भी करते हैं। मतलब जैसे मैंने बताया कि इसमें आपकी बुक में भी लिखा हुआ है सिमिलर काइंड ऑफ ऑक्यूपेशन, सिमिलर काइंड ऑफ रिचुअल प्रैक्टिस, मैरिड विद इन द सेम कास्ट। ओके, एंड कई जगह तो ऐसा होता है कि डिफरेंट कास्ट पीपल दूसरे के कास्ट में जाके खाना तक नहीं खाते हैं। ओके, सो दिस नॉट प्रिवेल इन आवर होल ऑफ द कंट्री, बट एट सम प्लेसेस स्टिल इट इज प्रिवेल्ड इन आवर कंट्री। Caste system was based on the exclusion of and discrimination against the outcast group. They were subjected to the inhuman practice of untouchability about which we have studied in class 9. अब हम जो कास्ट सिस्टम जो ये बनाए क्यों, ताकि जो कुछ स्पेसिफिक कास्ट के पीपल को एक्सक्लूड करना था, उनको बाहर निकाला, स्पेशली द अनटचेबल्स जो हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। इसमें B.R. अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले, गांधी जी, पेरियर हमने पढ़ चुके हैं। तो इन्होंने काफ़ी कुछ किया है इनके अपलिफ्टमेंट के लिए, पर लेकिन स्पेशली जो अनटचेबल्स था उनको आउटकास्ट करने के लिए, यानी कि अपने से अलग करने के लिए। उनकी कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब थी, आप सभी जानते हैं। तो ये सब करने के लिए कास्ट सिस्टम जो है इतना ज़्यादा प्रिवेल हुआ और कहीं ना कहीं उनको डिस्क्रिमिनेट किया गया, उनके साथ इनजस्टिस किया गया, उनके साथ ह्यूमन जैसा व्यवहार नहीं करते थे। ओके, ऑल्दो जो ये मैंने अभी आपको नाम लिए हैं, B.R. अम्बेडकर हो गए, गांधी जी हो गए, पेरियर हो गए, उन्होंने काफ़ी कुछ काम किया ताकि इनकी जो कास्ट में इनका अपलिफ्टमेंट हो सके, एज वेल एज इनको जो इनइक्वालिटीज़ हैं, ये जो वो लोग यूँ बोल सकते हैं जो इनइक्वालिटीज़ वो सह रहे थे वो ख़त्म हो सके। Partly due to their efforts and partly due to the other socio-economic changes, caste and caste system in modern India have undergone great changes. अब due to their efforts कास्ट सिस्टम में काफ़ी कुछ चेंज आया है। अगर हम एंशियंट टाइम से देखें, यानी कि आज़ादी से पहले, इंडिपेंडेंस से पहले, उसके बाद से लेके अभी तक काफ़ी चेंज आ चुका है। और उसका कारण क्या है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है, लार्ज स्केल अर्बनाइजेशन हुआ। अर्बनाइजेशन का मतलब क्या है? जब कोई विलेज एक टाउन, फिर टाउन से एक सिटी और सिटी से एक मेजर सिटी में कन्वर्ट हो जाए, उसको हम बोलते हैं अर्बनाइजेशन। क्योंकि उसमें क्या होता है कि एक गांव जब कन्वर्जन हो जाता है किसी एक शहर में, उस पूरी प्रोसेस को हम बोलते हैं अर्बनाइजेशन। ओके, तो लार्ज स्केल अर्बनाइजेशन हुआ, ग्रोथ ऑफ लिटरेसी एंड एजुकेशन, जैसे जैसे इंसान पढ़ने लगे, लिखने लगे, लिटरेसी रेट बढ़ने लगा। ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी, ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी मतलब कि वन कैन स्विच ऑक्यूपेशन फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ओके, ऑक्यूपेशन मोबिलिटी हुई एंड वीकनिंग ऑफ द पोजीशन ऑफ द लैंडलॉर्ड्स इन द विलेजेस। सबसे खास बात क्या थी? जो गांव में जमींदार थे उनकी जो ज़मीन थी, उनकी जो पोजीशन थी वो कमज़ोर होने लगी एंड एज ए रिजल्ट ये कुछ कम होने लगे। जो ओल्ड नोशंस थे कास्ट हिरार्ची के, वो भी ब्रेक डाउन होने लगे इन द विलेजेस। जो पुराने जो नोशंस चलते आते थे, मीन्स जो हम ये बोल सकते हैं जो पुराने जो सोच थी, जो ऑर्थोडॉक्स सोच थी, उसमें ये सोच धीरे धीरे ख़त्म होती गई। और जो ये कास्ट हिरार्ची थी, यानी कि जो परंपरागत जो हिरार्चिकल चल रही थी कि हायर क्लासेस के पीपल ऐसे ही काम करेंगे, इनको ज़्यादा वर्चस्व मिलेगा, ये कम होता गया। एज ए रिजल्ट अब जो है कास्ट बेस्ड जो इनइक्वालिटीज है वो कम देखने को मिलती है। सो दीज आर ब्रेकिंग डाउन। But now most of the times in urban area it does not matter much who is walking along next to us on the street or eating at the next table in the restaurant. अब पुराने समय में क्या होता था? इनफैक्ट कोई आपके डिफरेंट कास्ट के पीपल के अगर कोई इंसान हो तो आपके पास में साथ चल भी नहीं सकता था, आपके साथ रेस्टोरेंट आपके साथ बैठ के खाना भी नहीं खा पाता था। बट लेकिन अब सिटीज़ में इन सब चीज़ों को इग्नोर किया जाता है, किसी को कोई मैटर नहीं करता है कौन आपके साथ चल रहा है, कौन आपके साथ खा रहा है, या कौन आपके साथ रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खा रहा है। The Constitution of India prohibited any caste-based discrimination and laid the foundation of policies to resolve the injustice of the caste system. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जब बन रहा था तो उसमें इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट किया गया और
इट इज एन पनिशेबल ऑफेंस अगर आप किसी को भी कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनाइज करते हैं तो। इफ पर्सन हु लिव्ड इन अ सेंचुरी अगो रिटर्न टू इंडिया शी शुड बी ग्रेटली सरप्राइज एट द चेंज दैट हैज कम इन अबाउट द कंट्री। और कोई पर्सन जो कि करीबन 60 या 70 साल पहले इंडिया को विजिट करने आया हो और वो अगर अब आएगा 60 से 70 साल पहले वो इंडिया आया हो, वहाँ पे कंडीशंस देख के गया हो और अगर वो अब आएगा तो काफ़ी सरप्राइज रहेगा बिकॉज उस समय बहुत ज़्यादा कास्ट सिस्टम प्रिवेल्ड थी। Yet caste has not disappeared from contemporary India, but since इतना सारा अपलिफ्टमेंट होने के बाद, स्पेशली अर्बन सिटीज़ में अपलिफ्टमेंट होने के बाद भी आज भी कहीं पूरी तरीके से कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है, कास्ट सिस्टम जो है वो पूरी तरीके से डिसअपियर नहीं हुआ है। सम ऑफ द ओल्डर एस्पेक्ट्स ऑफ कास्ट एंड परसिस्टेड इवन नाउ मोस्ट ऑफ द पीपल मैरी विद इन देयर ओन कास्ट और ट्राइब। और इसका एक कारण हम एग्जांपल दे सकते हैं कि आज भी जो है कास्ट बेस्ड मैरिजेस चलती हैं, दैट नो वन wants to marry a different caste boy and girl, okay? और आज भी कहीं ना कहीं फॉर्म में चलता रहता है। आज भी अनटचेबिलिटी कम्प्लीटली एंड नहीं हुई है। किसी बैकवर्ड एरियाज में आज भी इस टाइप की प्रथाएं जो हैं वो चलती आ रही हैं। इफेक्ट ऑफ सेंचुरीज ऑफ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज कंटिन्यू टू बी फेल्ट टुडे। Okay, the caste group that has access to education under the old system have done very well in acquiring modern education as well. Those groups that did not have access to education or were prohibited from acquiring it have naturally lagged behind. That is why there is disproportionately large absence of upper caste among the urban middle classes in our country. Caste continues to be closely linked to the economic status. अब ऐसे people जिन्होंने हम ये बोल सकते हैं कास्ट सिस्टम को बाधाएं तोड़ के एजुकेशन प्राप्त कर ली, उनका तो अपलिफ्टमेंट हो गया। बट लेकिन कुछ ऐसे पीपल थे जो कि बैकवर्ड एरियाज में रहते हैं, वो अपनी एजुकेशन कंप्लीट नहीं कर पा, आज भी वो लैग करते हैं बिटवीन द जो अपर क्लास पीपल हैं उनके बीच में, और आज भी उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। आज भी ऐसे गाँव हैं, ऐसे विलेजेस हैं जहाँ पर इस टाइप की कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन की जाती है। Okay, so on page number 52 we have caste inequality. Okay, कि caste inequality जो है वो किस तरीके से देखी गई है। तो हम इसमें तो पूरे पैराग्राफ को नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं केवल आपको परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन इससे शो करना चाहता हूँ कि यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन द रिच एंड द पुअर पीपल किस तरीके से दिखा। ये जो सर्वे है या जो डाटा है ये बहुत पुराना है, साल 1999 से लेकर 2000 के बीच का है। अब इसमें आप देखना चाहेंगे कि शेड्यूल ट्राइब के जो बिलो द पॉवर्टी लाइन है, गरीबी रेखा से जो नीचे है, जो शेड्यूल ट्राइब के पीपल से रूरल एरियाज में 45.8% पीपल जो निवास कर रहे हैं, अर्बन में 35.6। अगर हम देखें रूरल और अर्बन, रूरल का मतलब होता है गांव, अर्बन का मतलब था शहर, तो विलेज एरियाज में 45.8 एंड सिटीज़ में 35.6, SC 35.9 एंड अर्बन में 38.3, तो विच इज़ ऑलमोस्ट मोर और लेस इक्वल। तो आप इस पूरे टेबल को अच्छे से स्टडी कीजिएगा तो इसमें आपको पता चलेगा कि द कंडीशंस ऑफ परसेंटेज ऑफ पीपल लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन। ओके, सो आज के लिए इतना है।